अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी साइड पे लॉकडाउन में कुछ ईद आए कि नहीं? जी सर थोड़ा कम हो गया वैसे। इधर भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी यूज कर ली है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी लेक्चर देखे आपने? जी सर देखा है। समझ जी आई है? सर। जी आ गई, बस जी कुछ सर आप। क्वेश्चंस थे। वो मैं हम वेट करते हैं ताकि बाकी जो आपके कलीग हैं वो आ जाएँ। और लास्ट टाइम डिस्कशन में एक दो स्टूडेंट्स ने डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में क्वेश्चन किया था कि हाउ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम इंक्रीज द डाइवर्सिटी फैक्टर। तो उस पर मैंने एक शॉर्ट लेक्चर जो है तो वो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने व्यू किया है। जी तो ये है कि आप देख लें उसमें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इस तरह है कि मैंने आपकी टीम्स पे जो है तो असाइनमेंट अपलोड किया आपको, आपको मिल रही है कि नहीं? जी सर देख लिए। तो ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये है कि इसकी ड्यू डेट जो है ना वो 21 अप्रैल है, और आपको मैंने एक असाइनमेंट 2 दी थी वो गैस पावर स्टेशन के हवाले से जो खराब हो गई, तो वो भी जो है फिर आप सबमिट करा लें। सर ये सबमिट किस तरह करवानी है? ये आप देख लें, अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हैं तो वर्ड में कर लें, या फ़र्ज़ करें पेंट में करना चाहते हैं पेंट में कर दें, या अगर आप पेपर पे करना चाहते हैं, फिर फ़ोटो लेके जो है तो आप अपलोड करना चाहते हैं तो उस तरह कर लें आप। ठीक है सर। ये एक असाइनमेंट 3 है, इसमें आपको डेटा गिवन है और इसी डेटा के आपने फिर पहले लोड कर ड्रॉ करना है, फिर लोड ड्यूरेशन कर, और एवरेज।
हेलो। क्या सर ने माइक बंद कर लिया अपना? नहीं, माइक तो ऑन है। सर का हेलो। जी जी जी। अच्छा चलें, इस तरह है कि हम स्टार्ट करते हैं और उसी तरह हम प्रोसीड करेंगे। मैं एक एक का नाम लूँगा तो उसकी कोई क्वेरी हो तो वो जो है तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले अदील अहमद, आपको कोई क्वेरी है ये ऑनलाइन लेक्चर 4 में से? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का सर। सर जी वो उसमें दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो ये कि जो आपने आवर्स निकाले हैं ना कि ये वाला स्टेशन 3 आवर्स के लिए रन कर रहा है, ये 4 के लिए, ये 6 के लिए, तो उसमें आपने टाइम जिस तरह लेते हैं 8 से 6, फिर 6 से 8 कर लें या फिर 6 से 10, तो उसमें ये जब आप काइंडली आवर्स आप ज़रा निकालते हैं काइंडली आप मार्क करें ना किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एंड में सर, जो आपने किया था ना लास्ट में, लेक्चर के लास्ट 10-15 मिनट की, वो बेस पीक लोड से पहले वाला जो था। 3.18 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं? जी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं 3.18? जी जी, अच्छा एग्जांपल की। मैं बोलता हूँ बुक। जी जी अभी बोलें। इसमें सर जब आपने वो एंड में आवर्स कैलकुलेट कर रहे थे ना कि ये वाला स्टेशन इतने आवर्स के लिए रन करेगा, ये वाला स्टेशन इतने आवर्स के लिए रन करेगा, तो जिस तरह उसमें आपने बोला था कि 4 से 6 है, फिर 6 से 10 है, फिर 10 से 12, इस तरह जब आप करते हैं तो उसको अगर हम 8 से 6 और अगला आवर 7 से स्टार्ट करें, इसमें आवर्स कैलकुलेट जब करेंगे वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि कितने आवर्स के लिए चला है? देखें, ये तो आप इस तरह करेंगे कि जितनी आपके पास डिमांड है ना, यानी फ़र्ज़ करें जी अगर आपके पास सपोज़ जो डिमांड है वो आपके पास सपोज़ 20 मेगावाट है, ठीक, और जी आपके पास स्टेशन है सपोज़ वो आपके पास 24 मेगावाट का है, ठीक। तो अभी आप जितने मेगावाट्स का आपके पास डिमांड है तो आप उतने जितने टाइम के लिए वो लोड है तो उतने टाइम के लिए आपने उसको रन करना है। अगर 20 मेगावाट्स लोड आपके पास 2 घंटे के लिए चाहिए डिमांड है तो आपने स्टेशन को 2 घंटे के लिए चलाना है। अगर इसके बाद 2 घंटे के बाद फिर आपके पास डिमांड इंक्रीज करते तो फिर आपने एक और स्टेशन चलाना है, और अगर डिक्रीज करना है तो आपके पास अगर फर्ज करें इससे डिक्रीज कैपेबिलिटी है तो फिर आपने और स्टेशन चलाना होगा। वो ये है कि आप वो बात सर ठीक है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जो आपने ग्राफ में टाइम प्लॉट किया था ना, तो उसमें आपने पहले लिखा कि फर्क करें 4 से 6, फिर दोबारा 6 से 8, और फिर दोबारा 8 से 10, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हम पहले लिखें ये उसको अगर लेक्चर 6 जरा से खोल लूं। वो लेक्चर खोल। ये बेस लोड और पीक लोड से पहले जी इससे पहले है, बिल्कुल इससे पहले। लास्ट में अच्छा जब आपने ना बिल्कुल लास्ट की कैलकुलेशन की थी इसकी, ये बिल्कुल इस जगह पे, ये 22 से 24 की बात कर ये रहे हैं। जब आप लोड फैक्टर निकालने के लिए सर एवरेज लोड निकालते हैं ना, तो हाँ हाँ एवरेज लोड में आप आवर्स सारे लेते हैं ना कि इतने आवर्स के लिए ये वाला स्टेशन चला, इतने आवर्स के लिए ये वाला स्टेशन हाँ हाँ, चला। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो अब जब आप आवर्स ले रहे हैं तो उस वक्त आवर कैलकुलेट करने का मैं आपसे सर पूछ रहा हूँ कि आपने हर यूनिट का जो आवर्स निकाले हैं ना, तो उस वक्त मतलब कि अब 0 से 6, 6 से 9, फिर 9, इस तरह इसमें जो आवर्स अलग अलग निकाले हैं आपने हर स्टेशन के लिए, हाँ हाँ, उन आवर्स का ये मैं पूछ रहा हूँ वो निकालने का। देखें ना, ये देखें अगर आप फर्ज करें इधर देखें ना, आपको ये कर्सर नजर आ रहा है?
जी अच्छा, ये आप देख रहे हैं ना कि फ्रॉम 0 to 6 जो है ना आपके पास जो लोड है बेसिकली ऑन द स्टेशन, ये बेसिकली आपके पास जो है ना दैट इज 20 मेगावाट्स, देख रहे हैं ना। जी 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 तो अभी आप अपने यूनिट 1 को आप देखें ना, हमने यूनिट 1 मेंशन किया हुआ कि इट इज ऑफ 20 मेगावाट, ठीक। ठीक है इस तरह यूनिट 2 आपके पास 20 मेगावाट है, तो अगर आपके पास लोड उधर 20 मेगावाट है तो आप इधर आपके पास स्टेशन भी 20 मेगावाट के लिए चलेगा। अभी जितने टाइम मतलब के लिए सर मैं आपके पास मेरी बात पूरी होने दें। अभी जितने टाइम के जी लिए आपके पास ये लोड 20 मेगावाट्स है ना, आप ये देखें ना 20 के मेगावाट्स कितने टाइम के लिए 20 मेगावाट्स आपके पास है फ्रॉम 12 AM इन द मिड एट नून टू 6 AM इन द मॉर्निंग एक, ठीक, ये आप देखें बिल्कुल एंड पे। ठीक और है सेकंड आपके पास है फ्रॉम 6 to 8, यानी ये पूरे अगर फर्ज करें बिल्कुल 0 से आप स्टार्ट करें ना, तो 0 से लेके जी यानी 12 बजे AM से लेके 1 बजे तक, फिर 2 3 4 5 6 और फिर इधर 6 से लेके 7 और फिर 7 से लेके 8। तो ये आपके पास फ्रॉम ठीक 0 to 8 आपके पास जो लोड है ऑन द स्टेशन दैट इज ऑफ 20 मेगावाट। 20 इधर है फ्रॉम 24 to 6 और फिर फ्रॉम 6 to 8, तो टोटली आपके पास 8 घंटे बनते हैं। तो फ्रॉम 0 to 8 आप जो है ना, ये आपके पास यही ठीक 20 मेगावाट आपके लिए लोड है। तो आपके पास यूनिट 1 ही जो है तो इस पर चलेगा, जिसकी आपके पास जो कैपेसिटी है वो भी आपके पास क्या है 20 मेगावाट। इसी तरह अभी अगर फर्ज करें आप 8 to 11 देखें, तो 8 to 11 आपके पास अभी लोड कितना है 40 मेगावाट, ठीक। अभी आपके जी पास यूनिट जो है वो आपके पास एक 20 का है, फिर 20 का है, फिर 16 का है, फिर 16 का है, फिर एक रिजर्व 20 का है। तो अभी इस 40 को एकोमोडेट करने के लिए आपके पास, अगर आप यूनिट 1 और 2 चलाते हैं तो इट इज 40, अगर आप यूनिट 1 और 3 चलाते हैं तो इट इज 36, जो आपके पास डिमांड पूरा नहीं कर सकता, ठीक। तो इसलिए आपने यही जी दो यूनिट्स ही चलाने होंगे 20 और 20 यूनिट 1 और 2। और कितने टाइम के लिए चलाने होंगे, जितने टाइम के लिए आपके पास लोड की रिक्वायरमेंट है। वो लोड की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 8 to 11, तो 3 घंटे। तो 3 घंटे के लिए आपके पास यही दो स्टेशन चलेंगे जो आपके पास है यूनिट 1 और यूनिट 2, जो आपके पास क्यूमुलेटिव 40 मेगावाट्स आपको जनरेट कर देंगे। इसी तरह फ्रॉम अच्छा 11 to 16 पर आपके पास 50 है, ठीक। तो अभी 50 को अगर आप देखें जी तो आपके पास यूनिट्स देखें ना, आपके पास यूनिट 1 2 40 हो गए, और फिर 3 को अगर आप देखें तो आपके पास 56 होगा, ठीक। तो ये है कि आप फिर ठीक इसमें है 3 यूनिट चला सकेंगे। तो ये है आपके पास 6 मेगावाट से इधर लॉस तो आएगा, लेकिन ये है कि आपके पास जो लोड है वो आपके पास डिमांड पूरा होगा। यानी अगर आप अभी सिर्फ यूनिट 1 और 2 चलाएंगे तो फिर आपके पास 10 मेगावाट रहता है जिसको आप पूरा नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप 3 यूनिट इसमें चलाएंगे। कितने टाइम के लिए ठीक है चलाएंगे, जितने ठीक है टाइम के लिए आपके पास ये लोड है फ्रॉम 11 to 16, तो आपके पास बनते हैं 7 घंटे, सॉरी 5 घंटे, ठीक है ना। जी क्लियर है आपको। सर बिल्कुल सर ये देखिए हम 8 to 11 किया तो 3 आवर्स आप कह रहे हैं ना, जी जी और फिर 11 to 14 सपोज कर लें, तो 8 to 11 जब काउंट करेंगे और तो 11 को बीच में काउंट नहीं करना ना, तो फिर अगला बिल्कुल। जब लेंगे फिर 11 तो मतलब 8 to देखें 11 जब देखिए ना, ये इस तरह है, देखिए मैं आप बात सुन, देखिए आपके पास 20 है ना फ्रॉम 0 to 8, जी ठीक। तो फ्रॉम 0 to 8 आपके पास कितने घंटे बन गए, 8 घंटे, 8 घंटे ना। देखिए आपने जी इस तरह 0 to शुमार नहीं 8 तो करना 8 कि ना ना, आपने इस तरह शुमार नहीं करना कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर तो आपके पास 9 घंटे बनेंगे, जी समझ आ गई ना। हाँ, तो बिल्कुल फ्रॉम 8 to 8 11 आप सिंपल इस तरह करें, 11 minus 8 3, 8 minus 0 हाँ इस 8, तरह ये 16 इस minus तरह 6 ठीक 5, समझ ठीक आ है गई इस तरह आपको। ठीक है जी जी इस तरह सही है। और सर एक और बात बता दें, जो आपने पीक लोड का बताया ना कि बेस के अलावा जो भी वेरिएंग लोड है वो हमारा पीक लोड होगा, तो उसमें जो अबाउ द मैक्सिमम बेस लोड, जी अबव द बेस लोड होगा, तो पहले हम ये कहते थे ना कि जो मैक्सिमम लोड है हाईएस्ट लोड वो पीक लोड होगा, तो अभी मैक्स बेस के अलावा जो भी है चाहे वो जितना भी है वो पीक में ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे मैक्सिमम है या जितना भी है। नहीं 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 नहीं, देखिए जो पीक जो जो बिल्कुल आपके पास जो एक आपके पास पीक लोड है, एक आपके पास मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है ना। जी तो हाईएस्ट लोड मैक्सिमम होता है जो डिमांड, हाँ, जो पीक लोड का की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो आपके पास मैक्सिमम डिमांड होगी, जी जी पीक समझ लोड आ की रही जो है। हाईएस्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम डिमांड होगी ना।
वो मैक्सिमम डिमांड होगी। बाकी इसके बीच में बेस लोड से ऊपर और मैक्सिमम डिमांड के बीच में आपके पास जितना भी लोड होगा वो सारा पीक लोड के अंदर ही आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके पास मैक्सिमम डिमांड हो। सही है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बस ठीक है, थैंक यू। सेकंड है आमना नाज। जी आमना। आमना नाज। यस सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर, ठीक हूँ। जी जी आमना। यस सर, मुझे समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। अयाज हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी सर ठीक। जी जी फरमाइए। सर कोई क्वेश्चन नहीं। आपको सब क्लियर है? जी सर क्लियर। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। बासित कुरैशी। चले गए। अच्छा आ गए। बासित कुरैशी, आपका कोई क्वेश्चन है? सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। क्लियर है आपको? जी सर। अरीब अहमद। बासित आप अपना ये माइक म्यूट कर दें। जी अरीब अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा दानिश, आपका कोई क्वेश्चन है? जी दानिश, आपका कोई क्वेश्चन है? गजनफर अब्बास सैयद। जवाद अरशद, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी सर करम अल्लाह का। सर 3.18 वाली जो एग्जांपल है सर, उसमें आपने जो पावर फैक्टर के लिए सर यूनिट जनरेटेड 0.8 लिखे हैं सर, वो 0.8 क्यों लिखे हैं? एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। देखिए आप स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? जी सर। देखें हमारे पास बेसिकली तीन किस्म के पावर्स हैं।
अगर हम एसी सर्किट्स की बात करें, ये अब इंशाल्लाह आप जब लेक्चर नंबर 5 में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चले मैं आपको जी इधर सर। ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास सही। बेसिकली 3 किस्म के पावर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं द कॉम्प्लेक्स पावर, एस। एक हमारे पास होता है द रियल पावर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद पी। और जी। एक हमारे पास होता है रिएक्टिव पावर, क्यू, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद क्यू। ठीक है सर। रियल पावर जो है ना, ये बेसिकली आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द एक्टिव कंपोनेंट्स, यानी जिस तरह आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक। जी सर। इस तरह रिएक्टिव पावर जो है ना, ये आपके पास एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू द रिएक्टिव कंपोनेंट। जिस तरह आपके पास इंडक्टर है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विद आई एन डी, इसी तरह जी। आपके पास कैपेसिटर है, ठीक। इनके आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, द रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव कंपोनेंट। और हाँ, और इसीलिए किसी भी सर्किट में के अंदर अगर फर्ज करें आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, दोनों से मुराद है कि आपके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर हो, या आपके पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, या आपके पास जो है ना रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस हो, तो फिर उस ओवरऑल सर्किट का आपके पास जो पावर होगा तो दैट विल बी कॉम्प्लेक्स पावर, एस। और एस आपके पास इक्वल होता है पी प्लस जे क्यू। P stands for the real power और Q stands for the reactive power। अभी ये S according to the voltage और current आपके पास इक्वल होता है V into the I conjugate। ठीक है सर। इसी तरह P जो है ना, P और इस S का अगर फर्ज करें मैं मैग्नीट्यूड दूं ना, मैग्नीट्यूड, तो दिस मैग्नीट्यूड इक्वल टू यानी P स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट। और इसी तरह इसका आपके पास फिर एंगल भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और एंगल भी। दैट एंगल विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय टी, यानी रिएक्टिव पावर डिवाइडेड बाय द रियल पावर। इसी ठीक तरह है। ये S आपके पास अकॉर्डिंग टू द VI आपके पास इक्वल होगा द मॉड ऑफ V into the mode of I और into e raised to power j phi। अब इधर ये phi जो है ना, बेसिकली दिस इज ए पावर फैक्टर एंगल phi। और ठीक पावर सर। फैक्टर एंगल क्या होता है, ये आपके पास बेसिकली डिफरेंस है ऑफ द फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज। क्योंकि हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो एसी सर्किट आपके पास साइनसॉइड का फेज जो है वो एग्जिस्ट करंट। इसी तरह अभी अगर फर्स्ट करें हम रियल पावर की हम बात करें P, तो दिस P इज इक्वल टू मॉड ऑफ P हाई और इनटू cos थीटा। ठीक। जी सर। अभी ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस पी आई को अगर आप इसको डिपेंड कर रहे हैं तो आपके पास जी। बनेगा मॉड ऑफ into mode of I और into the cosine of थीटा। phi। जी सर। बिल्कुल। और प्लस इस तरह आपके पास ये मोड ऑफ P into मोड ऑफ I और into sin of phi। ये अगर आइडेंटिटी को अगर आप ओपन कर दें, ये जो है, तो इसमें अभी देखते थे ये आपके पास रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट आपके पास इधर इक्वल है ऑफ दिस P, ठीक है ना। और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें P आपके पास इक्वल है VI sin ऑफ phi। ठीक सर। अभी पावर फैक्टर जो है ना, पावर फैक्टर इज इक्वल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ पावर फैक्टर एंगल। ये जो आपके पास phi है, यानी आप कह सकेंगे दिस इज द कोसाइन ऑफ phi। तो इस रियल पावर के साथ जो आपके पास ये कोसाइन ऑफ phi, तो दिस बेसिकली द पावर फैक्टर, ठीक। जी सर। अभी पावर फैक्टर की वैल्यू आपके पास वेरी करती है फ्रॉम 0 to
1, ठीक। जी सर, सही। जब आप इंशाल्लाह फिर लेक्चर 5 में जाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा पावर फैक्टर में। फॉर टाइम बिंग आप इतना ही समझे कि जितना आपके पास पावर फैक्टर ज्यादा होगा 1 होगा, इतना आपके पास डिजायरेबल है, क्योंकि आपके पास जो आई स्क्वायर और लॉसेज होंगी वो आपके पास क्या होंगी, कम से कम होंगी, ठीक ठीक। तो सही इसलिए आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो बेसिकली आपके पास एस की वैल्यूज गिवन है, यानी आपके पास ठीक 10,000 kVA, ठीक। जी सर। किलोवाट एम्पियर आपके पास यूनिट होगा कॉम्प्लेक्स पावर। अगर इस कॉम्प्लेक्स पावर से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो mod of V फाइव, या आप कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ फाइव बेसिकली पावर फैक्टर, ठीक। अभी इस 10,000 kVA से आप जो है ना, क्योंकि ये आपके पास इक्वल है मोड ऑफ V इंटू मोड ऑफ आई के, तो आपके पास इसमें वोल्टेज वगैरह जो है ना 0.8 क्योंकि जितना आपके पास सर आपका माइक बंद हो गया है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आपको आ रही है? जी सर। जी अच्छा, तो आपके पास जो रियल पावर है ना, तो ये सारा रियल पावर आपके पास गिवन होता है इन वॉट्स या इन किलोवाट्स, इस तरह इन मेगावाट। तो अगर आप लोड को देखें तो लोड भी आपके पास गिवन है इन वॉट्स, तो अगर आपने लोड को ड्राइव करना है तो यू नीड ए रियल पावर, ठीक। तो इसलिए जी इस कॉम्प्लेक्स पावर को हम फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू द रियल पावर, दैट इज व्हाई वी टेक 0.8 एज अ पावर फैक्टर। क्लियर है आपको? जी सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई नहीं है। भाई ये पावर फैक्टर हम 0.9 या यूनिटी भी ले सकते हैं? जी 0.8 की वजह क्या? 0.9 या यूनिटी ले लें, 1 ले लें। डेफिनेटली, अगर आपको गिवन ना हो तो आप कोई भी पावर फैक्टर ले सकते 1 लेने से तो सर हैं। सेम हो जाएगा ना, फिर जो गिवन है बिल्कुल, इजी हो अगर जाएगा। 1 ले लें तो आपके पास सेम हो जाएगा, मर्जी आपकी। ठीक। ठीक है सर। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट खुशहाल खटक, आपका कोई क्वेश्चन है? खुशहाल खटक। सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आप ठीक हैं? यस सर। सर मेरा सवाल सर ये एक तो रिजर्व कैपेसिटी में से है। रिजर्व कैपेसिटी यस सर। क्या होती है? रिजर्व कैपेसिटी यस सर। सर ये होती क्या है और सर इसको हम फाइंड कैसे करेंगे अगर हमें मैक्सिमम लोड मतलब पता हो ग्राफ के जरिए? ठीक, देखिए सुने, सबसे पहले तो आप देखें ना कि रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है। देखें, लेट्स सपोज कि आप जब भी एक पावर स्टेशन आप बिल्ड करते हैं ना, उसको बनाते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है ना वो आप इस तरह उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द लोड, कि आपके पास एक एरिया में बेसिकली लोड कितना है, तो आप उधर सर्वे करते हैं, ठीक। यस आप सर। उस लोड को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इधर लोड कितना है। तो लेट्स सपोज अगर फर्ज करें आपके पास
एक कम्युनिटी है या एक एरिया है जिसका आपके पास जो लोड है ना, सपोज अगर हम कहें कि दैट इज बेसिकली 5 मेगावाट। अभी लोड भी आपके पास दो किस्म के, ये आपने पढ़े होंगे। एक आपके पास Yes, जो है ना sir. कनेक्टेड लोड होता है, ठीक, Yes, sir. और एक आपके पास होता है मैक्सिमम डिमांड, Demand. ठीक, मैक्सिमम डिमांड। Yes. कनेक्टेड लोड आपके पास वो लोड होते हैं जो आपके पास कनेक्ट हो, चाहे वो ऑन हो ऑफ Yes. हो, और मैक्सिमम डिमांड आपके पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उससे आपके पास ज्यादा जो है ना लोड नहीं आता स्टेशन के ऊपर, इससे कम आएगा, ज्यादा नहीं। तो इसलिए आप के पास अगर इधर अगर आप लोड की सर्वे करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, तो दिस 5 मेगावाट मींस ए मैक्सिमम डिमांड, ठीक। Yes, sir. अभी अगर इस 5 मेगावाट के लिए मैं इधर स्टेशन जो है तो मैं बनाता हूँ, ठीक। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ स्टेशन, इसे को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ विद एसटी। तो इस स्टेशन की एक कैपेसिटी होगी दैट वी नो एज अ प्लांट कैपेसिटी पीसी। Yes. तो ये Yes, प्लांट sir. कैपेसिटी बेसिकली आपके पास इक्वल होती है मैक्सिमम डिमांड Plus reserve ठीक, और प्लस capacity. Reserve capacity. कैपेसिटी, ठीक। इसको मैं आरएस Yes, कर sir. देता हूं। तो मैक्सिमम डिमांड तो लेट्स सपोज इस एरिया के मुताबिक अगर फर्ज करें, हम देखें कि ये आपके पास क्या है 5 Megawatt. मेगावाट्स, Watt. ठीक। अब यहाँ आ जाए रिजर्व कैपेसिटी। इससे पहले इस 5 मेगावाट्स को अगर फर्ज करें हम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम डिवाइड करें, तो लेट्स सपोज अगर हम इस तरह डिवाइड करें कि आपके पास यूनिट 1 अकॉर्डिंग टू द लोड कर्व आपके पास ऑफ 2 मेगावाट्स हो, ठीक। Yes, sir. इसी तरह आपके पास यूनिट 2 जो है तो वो आपके पास वो भी आपके पास हो 2 मेगावाट, Yes, और sir. इसी तरह आपके पास एक तीसरा यूनिट हो जो आपके पास क्या हो ऑफ 1 megawatt. इनकी अगर आप क्यूमुलेटिव कैपेसिटी देखें तो दिस विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम डिमांड। Demand. अब ये रिजर्व कैपेसिटी पे आ जाएं, देखें सपोज अगर फर्ज करें ये तीनों स्टेशन जो है ना ये चल रहे हैं और ये 5 मेगावाट जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं टू दिस कम्युनिटी जब आपके पास डिमांड मैक्सिमम हो। सपोज अगर Yes, इसमें sir. से कोई एक स्टेशन जो है तो फेल कर जाता है, लेट सपोज हम कह देते हैं कि लेट सपोज आपके पास पहले यूनिट 1 फेल कर जाता है, ठीक, और फिर सपोज अगर हम कहें कि आपके पास यूनिट 2 फेल कर जाता है, और थर्ड हम ये कंडीशन कंसीडर करेंगे कि सपोज आपके पास यूनिट 3 क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। Fail कर ये सकते हैं, तो बेसिकली reserve capacity. हाँ कम्युलेटिव जो है तो मैं नहीं कह रहा, ये मैं अलग अलग कह रहा हूँ, ये कंडीशन 1 2 और कंडीशन 3। 3. अच्छा, अभी अगर फर्ज करें हम इस तरह करें कि हम पहले ये कंसिडर करें कि अगर आपके पास यूनिट 3 फेल कर जाता है, ठीक, तो Yes, sir. फिर आपके पास 1 अगर 5 मेगावाट डिमांड है तो आपके पास 1 मेगावाट शॉर्ट पड़ेगा ना। Yes, sir. तो इस 1 मेगावाट को एकोमोडेट करने के लिए मेरे साथ एक रिजर्व यूनिट होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? इस Yes, sir. रिजर्व यूनिट कैपेसिटी का अगर फर्ज करें मैं इधर लेता हूँ 1 मेगावाट सपोज, ठीक, तो Yes, जब sir. ये फेल कर दे तो ये इधर से फिर 1 मेगावाट जो है तो फराहम करेगा, तो द मैक्सिमम डिमांड विल बी ओके। आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चले अभी अगर फर्ज ये तो इधर हो गया, लेकिन अगर फर्ज करें मेरे साथ यूनिट 2 या 3 मेरे साथ 1 जो है तो वो फेल कर जाता है, तो फिर हमारे पास कितने वाट जो है तो शॉर्टेज होगी, 2 मेगावाट शॉर्टेज होगी। 2. Yes, sir. हाँ, और हमारे पास इधर रिजर्व क्या है 1, तो आपके पास अगर आप रिजर्व भी प्रोवाइड करें तो फिर भी आपके पास 1 मेगावाट क्या पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा। Yes, sir. ठीक, तो इसलिए हम हमेशा जो है ना जो हम रिजर्व रखते हैं रिजर्व, तो हम हमेशा रिजर्व कैपेसिटी हम इक्वेट रखते हैं या रखते हैं टू द हाईएस्ट यूनिट, यानी जो आपके पास जो यूनिट है ना उसमें जो सबसे जिस यूनिट की सबसे ज्यादा कैपेसिटी हो ना उसके इक्वल हम रखते हैं, यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या है 2। अगर फर्ज करें ये फेल करते तो आप इधर से प्रोवाइड कर सकते हैं,
इसी तरह अगर 1 फेल अच्छा। करते तो यू स्टिल हैव 2 मेगावाट, आप इससे फिर 1 प्लस आपके पास जाएगा। समझ आ गया आपको? अच्छा। यस एक सर। तो ये रीजन है ऑफ द रिजर्व कैपेसिटी। सेकंड ये है कि आपके पास कोई भी स्टेशन आप यानी इस तरह से नहीं करते ना कि आप 2 महीने बाद जो है ना आप एक नया स्टेशन जो है तो आप बनाते हैं। डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपके पास हर 2 माह बाद जो है ना लोड बढ़ता जाता है। तो लेट्स सपोज अगर फर्स्ट करें आपके पास कुछ अरसे के बाद आप प्रिडिक्ट करते हैं यूजुअली कि आपके पास ये 5 मेगावाट से जाएगा 7 मेगावाट पे। एक्सक्यूज मी सर, समझ आ रही है आपको? आपको समझ आ रही है? यस सर। तो लेट्स सपोज अगर ये आपके पास जाते हैं फ्रॉम 5 to 7, ठीक? तो चूंकि हम हर 2 माह बाद तो स्टेशन या 1 माह बाद तो हम स्टेशन बनाते नहीं, तो इसलिए इस राइस को भी एकोमोडेट करने के लिए और फ्यूचर में इसको पावर प्रोवाइड करने के लिए आपके पास भी इस सिस्टम में जो है ना रिजर्व कैपेसिटी होनी चाहिए, ताकि आपके पास अच्छा। इस 7 जो 2 मेगावाट का आपके पास राइज आ रहा है ना, ताकि आप इसको अगर ये आपके पास राइज आता है तो फिर आपके पास स्टेशन के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि आप इस 2 मेगावाट को क्या कर सकें, एकोमोडेट कर सकें। तो इसलिए इन दो चीजों के बेस के ऊपर जो है ना आपके पास ये रिजर्व कैपेसिटी बनती है। क्लियर है आपको? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन ये था कि सर ये पता कैसे चलता है कि सर ये यूनिट इतने टाइम के लिए मतलब कंज्यूम हो रहा है, इतना टाइम के लिए चल रहा है? ये तो देखें आपके पास अगर फर्ज करें ये अगर ये आपके पास फर्ज करें लोड कर रहे हैं ना, सपोज अगर ये आपके पास लोड कर रहे हैं, ठीक, और सपोज ये आपके पास कुछ लोड कर रहे, सपोज ये आप कह देंगे ये आपके पास हो गया 5, ये आपके पास हो गया 10, इस तरह ये आपके पास हो गया 15 और ये आपके पास फिर हो गया 24, ठीक। सपोज ये आपके पास हो गया 10, ये आपके पास हो गया 20 और ये आपके पास हो गया 5। आप कह सकते हैं कि 5, ठीक। और सपोज हमारे पास जो यूनिट है ना, तो वो आप कह रहे हैं कि आपके पास यूनिट है ना वो आपके पास है 10, फिर आपके पास 5 यूनिट है बिल्कुल 5 और फिर आपके पास तीसरा यूनिट है 5, ठीक। 5। तो इसको अगर मैं 1, 2 और 3 कर दूँ तो आपके पास इधर क्या चलेगा, यूनिट 1, फिर आपके पास चलेगा यूनिट 1, 1 2 3 और 3, ठीक। फिर आपके पास दोबारा जो है तो चलेगा यूनिट 1, फिर आपके 1। पास चलेगा यूनिट 2, ठीक है। तो अब ये आप देख Yes, सकते हैं sir. कि ये कितने टाइम के लिए चलेगा, तो ये तो आपके पास डिपेंड कर रहा है इस लोड के ऊपर। अब ये 20 मेगावाट अगर आपके पास एग्जिस्ट करे फ्रॉम 5 to 10 यानी फॉर 5 आवर्स, तो फिर आपने इन तीनों यूनिट्स के लिए 5 घंटे के लिए चलाना होगा। समझ आ रही है ना? अच्छा। ठीक। यस सर। तो इसलिए अगर आप ओवरऑल 24 आवर्स में देखें ना, तो 5 घंटे के लिए इधर यूनिट 1 चल रहा है, फिर दोबारा 5 घंटे के लिए भी यूनिट 1 चल रहा है, फिर दोबारा 5 घंटे के लिए भी यूनिट 1 चल रहा है। तो आपके पास टोटल 15 घंटे के लिए आपके पास यूनिट 1 चल रहा है इन द इंटायर 24 आवर्स, ठीक। यस सर। फिर इधर फ्रॉम 5 to 10 यूनिट 2 चल रहा है और फ्रॉम 15 to 24, तो 9 घंटे ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 9 और 5 आपके पास 14 घंटे। तो 14 घंटे के लिए आपके पास कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट 2, ठीक। और यूनिट 3 ठीक है आपके सर। पास सिर्फ चल रहा है फॉर 5 आवर्स, जो आपके पास फ्रॉम 5 to 10। क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। हाँ, इसके बाद है मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, जी मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, नहीं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं।
हुसैन नवाज, हुसैन नवाज, हमजा सुल्तान, हमजा सुल्तान, आपका कोई क्वेश्चन है? चले नहीं जी। हमजा, हमजा सुल्तान। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद फैजान। यस सर, एक क्वेश्चन है सर। ये आपने कहा था कि रिजर्व कैपेसिटी जो है वो इक्वल होगी हाईएस्ट यूनिट के। जी। तो अगर फर्स्ट करें एक से ज़्यादा अगर यूनिट फेल हो जाए, अगर एक से ज्यादा यूनिट्स फेल हो जाएं, हेलो मोहम्मद फैजान, आपका माइक म्यूट है। सर ये एक तो बार पता बार नहीं कोई कौन म्यूट म्यूट कर देता है कोई और बार बार किक कर देता है और काम मूव कर देते हैं बार बार। तो फर्ज करें सर हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी मेरे हाथ जी जी सर, फर्ज करें हमारे पास जैसे कि आपने वीडियो के अंदर बताया था उसमें कि हमारे पास 3 यूनिट्स थे, 2 100 मेगावाट के थे और एक 10 मेगावाट का था। जी जी। तो उसमें हमने रिजर्व कैपेसिटी रखी थी 100 मेगावाट। जी जी। तो फर्ज करें कि हम लोगों ने अगर 2 फेल हो जाते हैं 100 मेगावाट के, तो रिजर्व कैपेसिटी जो है वो तो सिर्फ एक को अकोमोडेट कर सकेगी, तो बाकी एक का तो लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से तो हाँ समझ, मैं क्वेश्चन समझ। देखिए आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है। देखिए आपने वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम में पढ़ा होगा ना? इंटरकनेक्टेड, जी जी सर पढ़े। पढ़ा इंटरकनेक्टेड सिस्टम? तो देखिए अगर आपके पास फर्ज करें कुछ इस तरह सिस्टम हो ना, अगर आपके पास स्टीम पावर स्टेशन है, इसको मैं एसएस कर देता हूँ, इस तरह आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और इस तरह आपके पास जो है ना कोई एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ठीक। तो लेट सपोज अगर इस स्टेशन पे आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड है, सपोज वो आप कहते हैं कि आपके पास है 50 मेगावाट्स, ठीक। इसी तरह इस पे आपके पास कह दें कि आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड है वो आपके पास है 40 मेगावाट, ठीक। और न्यूक्लियर पावर, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी सर आ रही है। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, सपोज इस पे जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड अगर आप कह दें कि वो आपके पास है 20 मेगावाट, लेकिन इसमें आपके पास ये दो जो स्टेशन हैं ये आपके पास बेस स्टेशन हैं, ये स्टीम पावर स्टेशन, इस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये आपके पास बेस पावर स्टेशन हैं, और इस तरह न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है ना ये आपके पास पीक लोड पावर स्टेशन, इसको मैं PS से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक। ये सारे बस में क्या है, दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक। यानी इंटरकनेक्टेड से मुराद ये कि ये जो 50 मेगावाट है, 40 मेगावाट है और 20 मेगावाट है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये एक्यूमुलेटिव सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये जो 20 मेगावाट है द न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे, दिस इज बेसिकली पीक लोड,
ये आपके पास किसी एक खास टाइम में जो है तो अकर होगा, ये इस बेस लोड में जो है तो अकर नहीं हो रहा, जो आपके पास 50 और 40 90 मेगावाट है। तो लेट सपोज अगर आपके पास स्टीम पावर स्टेशन पे इसी तरह की कोई सूरत हाल आ जाए कि आपके पास जो रिजर्व कैपेसिटी से एक्स्ट्रा यूनिट्स फेल कर दें, ठीक, तो लेट सपोज इसको जो है ना 10 मेगावाट का फिर लॉस आ रहा है, तो इस केस में जो आपके पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जो आपके पास ऑफ है, जो पीक यानी लोड पे यानी पीक लोड आपके पास नहीं है, तो उस केस में फिर आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो है ना आप डिमांड जो है तो आपके पास दे सकते हैं इस स्टेशन को, ठीक। और अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह कर हो जाए कि कुछ बहुत ही ज्यादा हो, ये भी आपके पास काम ना करे, तो फिर तो डेफिनेटली ब्रेकआउट होगा। समझ आ गई आपको? सही है। और कोई क्वेश्चन? और सर 3.18 जी जी जी, इसके अंदर अगर आप पढ़ें तो इसके अंदर लिखा हुआ है जनरेटिंग यूनिट दिए हमें किलो वोल्ट एम्पेयर में। आपकी आवाज़ थोड़ी सी वो आ रही है, थोड़ा माइक से दूर होकर थोड़ा सा बोलें। सर किलो वोल्ट एम्पेयर जी 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 तो वोल्ट एम्पेयर तो खुद एक पावर का यूनिट जी जी, तो फिर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया 0.8 से। क्यों हम 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? VI, तो आपने V की जगह 0.8 लिख दिया और मतलब आपने इसको वोल्टेज के तौर पे इस्तेमाल किया, तो फिर ये तो वाट का पावर का। देखें आप कहने कि इसको मैंने 0.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? जी देखें, इससे पहले मेरा ख्याल से आपने ये नहीं सुना और मैंने यही आंसर किया खुशहाल फतक को। देखें आपके पास जो ये पावर जो KVA है ना, ये बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर है। 10,000 KV जो है ना, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर है, ठीक। और अगर आप लोड को ड्राइव करते हैं तो यू नीड रियल पावर। ये रियल और कॉम्प्लेक्स पावर ये इंशाल्लाह जब आप लेक्चर 5 में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास यही पावर है। तो बेसिकली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स पावर और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दिस बेसिकली अपेरेंट पावर, यानी ये बेसिकली अगर आप ट्रांसफार्मर्स पे देखें ना 100 kVA, तो इट मीन्स द अपेरेंट पावर, ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर है। लेकिन आपने अगर किसी लोड को आपने ड्राइव करना है ना, तो यू नीड ए रियल पावर दैट इज इक्वल टू P, और P आपके पास इक्वल होता है द मॉड ऑफ S के, जो अगर आप कॉम्प्लेक्स पावर का अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो इट बिकम्स अपेरेंट पावर, मॉड ऑफ S इनटू द पावर फैक्टर। Power factor you know that is equal to the cosine of phi, and cosine of phi you know that is the power factor angle। ये power factor angle ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर होंगी। तो अभी हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने रियल पावर हमने फाइंड आउट करना है। रियल पावर को हम मेजर करते हैं इन वाट्स, ये भी आपके पास वाट्स है, लेकिन टू डिफरेंशिएट दिस कॉम्प्लेक्स पावर फ्रॉम द रियल पावर, इसको हम इन वोल्ट एम्पियर मेजर करते हैं और रियल पावर को हम इन वाट्स मेजर करते हैं। इसलिए इसी तरह रिएक्टिव पावर को हम फिर मेजर करते हैं इन वोल्ट एम्पियर, और उसके नीचे हम एक R लिखते हैं कि इट शोज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो ये आपके पास रिएक्टिव पावर। तो इसलिए अभी पावर फैक्टर आपके पास की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 0 to 1 ड्यू टू द कोसाइन ऑफ फाई, और फाई इज बेसिकली द पावर फैक्टर एंगल जो इन AC सर्किट आपके पास एग्जिस्ट करता है, दैट इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट साइनोसाइड, ठीक। थीटा भी इज द फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज सिग्नल और थीटा इज द फेज एंगल ऑफ द करंट सिग्नल। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो दैट इज बेसिकली पावर फैक्टर एंगल। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास जो इम्पीडेंस है उसका आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डेफिनेटली इसका एक एंगल भी होगा। तो दिस पावर फैक्टर एंगल और इम्पीडेंस एंगल आर वन एंड द सेम, क्योंकि इम्पीडेंस आपके पास इक्वल होता है V/I के। तो अगर आप इस I का फेज ऊपर लेके जाएं तो इट विल अगेन बी थीटा V माइनस थीटा R। तो इसलिए हम इस पावर फैक्टर का भी हम इधर ये ज्यूम करें कि लेट दैट पावर फैक्टर बी 0.8, इसको आप कोई वैल्यू भी ज्यूम कर सकते हैं फिल वक्त,
क्योंकि आपके पास ये गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो फिर आप वही वैल्यू देते। तो इसलिए अगर फर्ज करें अभी मैं इस 10,000 को हमने एज्यूम किया है 0.8, तो अगर इसको मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल गिव यू द वैल्यू दैट इज यानी 10,000 बाय 0.8। अगर इसको हम 1 लेते तो फिर ये आपके पास यही 10,000 आपके आता ये दैट विल बी 10 किलो सॉरी 10,000 किलो वाट्स, क्योंकि उधर आपके पास 10,000 केवीए है। क्लियर है आपको? जी फैजान, आपको क्लियर है? जी सर ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और सर ये फेस वोल्टेज और लाइन Clear. वोल्टेज क्या चीज़ है? फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज जी ये इंशाल्लाह जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे ना तो फिर तब मैं आपको समझाऊंगा। वैसे लाइन वोल्टेज आपके पास जो दो फेजेस के बीच में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करते थे इट इज बेसिकली द लाइन वोल्टेज, और जो लाइन और न्यूट्रल या फेज और न्यूट्रल के बीच में जो एग्जिस्ट करते थे इट इज बेसिकली द फेज वोल्टेज। ठीक है? मोहम्मद हमजा सर 3.16 जो न्यूमेरिकल है इसमें सर जो ग्राफ आ रहा है, आप कौन बोल रहे हैं? अमजद सादिक बोल रहा हूँ सर। जी जी अमजद। सर ये जो हमारे पास सर ये जो एक 4000 समझ लीजिए बेस लोड है 3.16 न्यूमेरिकल जो है, हाँ इसमें एक 4000 है फिर एक 20,000 से रेड लाइन से नीचे आ रही है। सर ये जो ग्राफ बनाया हुआ है किस सर मतलब उसकी समझ नहीं आई क्या इसमें? ये किस लेक्चर में? लेक्चर 3 में? सर लेक्चर तो नहीं देखा, जो बुक का न्यूमेरिकल है 3.16। एक मिनट सबर करिए। 3.16 सर ये लेक्चर 3 में सही है 3.16। जी 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 3.16 जी अभी बोलें। सर इस न्यूमेरिकल में सर समझिए क्या एवरेज प्लांट फैक्टर इसके नीचे जो लिया हुआ है सर यूजिंग जेनरिक पर एनम, ये चीजें सर समझिए जो ग्राफ हमने किस तरह से बनाया है ये सर ये इस ग्राफ को हार्स इन ईयर है 8760 हार्स ऑफ ईयर्स है। तो ये थोड़ा सा अगर समझा दें सर कि ये ग्राफ हमने किस तरह से बनाया है? किस तरह बनाया है हमने ये ग्राफ? हेलो अमजद, आपको आवाज आ रही है? हेलो अमजद। न्यूमेरिकल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। आपको आवाज आ रही है मेरी? सर मेरा कोई माइक म्यूट कर रहा फौरन। अच्छा ये आप मुझे थोड़ा सा दोबारा बता दें आप क्या कह रहे हैं कि ये ग्राफ किस तरह बन रहा है? जी 3.16 जो न्यूमेरिकल है सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें बस थोड़ा सा दोबारा सा मोटा मोटा सर। अच्छा चलिए एक मिनट इसको ये है द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ ए सर्टेन पावर स्टेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 4 मेगावाट। टू मीट दिस लोड 3 turbine generator units, 2 rated at 10 megawatt each and 1 rated are installed. Determine installed capacity plant facility. देखें ये कह रहे हैं ना कि आपके पास इसको मैं से कॉपी कर देता हूँ।
अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ जी सर्टेन सर। पावर स्टेशन वी कैन कंसीडर्ड एज दिस। तो अगर फर्ज करें या टू मीट दिस लोड 3 टरबाइन जनरेटर टू रेटेड एट द एंड वन एट द इंस्टॉल टर्म इंस्टॉल के देखिए, ये आपके पास बेसिकली कह रहे हैं कि एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व है। तो द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व टाइम आपके पास डेफिनेटली वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 8 7 6 0 तक, जो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स है ये किया। अब ये कह रहे हैं कि इस पे जो लोड है ना, और बेसिकली जिस सर ही चले गए शायद। आपकी आवाज सर नहीं है। नहीं चले गए शायद। मीटिंग का टाइम खत्म हो गया है और सर चले गए हैं। हाँ चले गए शायद, पता नहीं, देखो बातें नहीं आती। आ जाएंगे थोड़ी, कल ही आएंगे। यानी अभी कल क्लास क्या खत्म पता होगी। भी आज है। अमजद भाई तो भी आए थे यार, सवाल सर ने बोला है कि सर ने बोला डेढ़ घंटे की क्लास है, सर ने आना है वापस। नहीं अभी क्या 45 मिनट की बात क्लास है। बात भाई सुनो, अभी ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो ये यकियां चला रहा है। शाजी आपकी यकियों की क्या- बड़ी बात आड़ हो रही है। क्या है, कौन है यार? जो कर रहा है ये ओए सर ना ये रिकॉर्ड निकालना ना, मेरे को देना, सेंड करना कि आज के रिकॉर्ड हो रही है, डेट में नोट कर याद दूं। करो। अप्रैल 16 2020 की तारीख निकाली, मुझे कैसे निकाले 3 अरे नहीं, मरतबा। रिकॉर्ड क्यों होगी? खुद करके वो नहीं, दूसरे जब को सर कह रहा कि निकालना है। फिर नहीं आखना हाजी, दसिया नहीं। मैं अपने आप को कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को ये बता। मैं मैंने पता तू सारे